इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 को आज हम जो करेंगे उसमें सबसे पहले हम पुराने जो चैप्टर्स कर चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, देखती हूँ कितने लोग जवाब दे सकते हैं। ऑल राइट, प्लीज़ टेल मी, इधर देखिएगा स्क्रीन पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कितनी बार आए इंडिया में मेजरली? आज़ादी के जस्ट बाद वाले कितने थे? 2, 1948 एंड 1956। 1956 के इन IPR में कितनी बार, कितने इंडस्ट्रीज़ में हमने बाइफर्केशन किया? कितना नंबर था? 17, 12 एंड अदर्स। ओके, नाउ प्लीज़ टेल मी दैट जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप मुझे सिर्फ ये देख के बता दीजिए कि 3 बेनिफिट्स क्या हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? लोअर कैपिटल, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो मैं को ही बोलना पड़ रहा है, तुम तो देख के बोलो। प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स, प्रमोट्स हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, अपनी बुकलेट में से ज़रा समरी खोलेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन द समरी। ओके, चैप्टर नंबर 2 की समरी में आप आइएगा पॉइंट नंबर 5 पर, फॉरेन ट्रेड। पॉइंट नंबर 5 पर, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मुझे जानना है मीनिंग ऑफ द वर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम किसको प्रमोट करते हैं, इंपोर्टेड गुड्स या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री? ऑल राइट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए 2 हथियार क्या हैं? टैरिफ एंड कोटा। किसमें नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इंपोर्टेड फिक्स कर दिए जाते हैं, किसमें टैक्स रेट ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा देते हैं। ऑल राइट, अब आइएगा फटाफट SSI पर। कौन सी कमेटी थी जिसने SSI के महत्व को हाईलाइट किया? ईयर कौन सा था? ऑल राइट, नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन पर आ जाइए। ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर मैं आपसे सिर्फ 2 इफ़ेक्ट बताने के लिए कहूँ तो वो मेन 2 इफ़ेक्ट कौन से हैं, बेनिफिट्स या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? मार्केटेबल सरप्लस, हमने एक शब्द पढ़ा था, यस और नो, हाँ या ना, और लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट। बच्चे की पॉइंटर्स तुम्हें याद करने को पड़ेंगे, की पॉइंटर्स नहीं करोगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे छूटता जाएगा। ऐसे गड़बड़ नहीं करना है बच्चे अपने को। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ ज़रा। चैप्टर नंबर 1 के समरी को ओपन करो। चैप्टर नंबर 1। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 9th पॉइंट पर आ जाओ। 9th पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या दिया? स्थापित होने का ईयर, फर्स्ट ट्रेन का ईयर। रेलवेज का पर्पस ब्रिटिशर्स ने क्या रखा था, क्यों उन्होंने रेलवेज डेवलप किया? रॉ मटेरियल सप्लाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट टेरिटरी, और कम अगेन, हाँ यस कह सकते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश वहाँ पोर्ट तक लाने के लिए और मेजरली तो वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो कि मैंने कल भी तुमसे रिवाइज करवाया था और कहा था कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल खासा इंपॉर्टेंट है, उसमें से MCQ आने की बहुत हाई गुंजाइश रहती है। प्लीज़ टेल मी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तब। सबको याद करना है, सबको याद करना है। क्या कर रहे हो देखो, मैं नहीं बोलूँगी, तुम्ही को देखना है। देखो उसके अंदर 200, तो इतना बड़ा फिगर तो नहीं है कि तुम बार बार भूल जाते हो। व्हाट इज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड? ईयर ऑफ ऑफिशियल सेंसस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी टुडे ब्रॉडली 60 कह सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन, गुड, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग थोड़े से अभी कच्चे चल रहे हैं। चलो चैप्टर 3 पे आते हैं। इट्स अ लेंदी चैप्टर, इट्स अ लेंदी चैप्टर। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि अब ज़्यादा लोग अपने आंसर्स दे रहे हैं, तो इस बार पिछली बार का जो बेस्ट आंसर था वो तो मैं तुम्हें बताया ही था। इस बार का बेस्ट आंसर था धार्मी का। इट वॉज फास्टेस्ट एंड इट वॉज मोस्ट सूटेबल। क्वेश्चन तुम्हारा था चैप्टर नंबर 2 का कि व्हाट ब्रीफली एक्सप्लेन द IPR 1956। तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, होती क्या है वो, एंड शेड्यूल ABC की इंडस्ट्रीज़ को बताना था। आंसर वॉज वेरी सिंपल।
तो जो फास्टेस्ट आंसर मुझे भेज रहा है और जो मुझे लग रहा है टू द पॉइंट लिखने लग गया है, उसका नाम मैंने अनाउंस किया है। तो आई होप कि आज और लोग आंसर लिखेंगे। आई होप यू नो कि जब चैप्टर ख़त्म होता है हमारा यूट्यूब का, उसी में फर्स्ट कमेंट पर हम पिन कर दे रहे हैं क्वेश्चन, और जो अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जिसमें अब 300 करीबन मेंबर्स हैं इंस्टा पे, उसमें भी मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजती हूँ अलॉन्ग विद द टारगेट। टारगेट तो सिर्फ एक ही है कि आपको जो चैप्टर होता चल रहा है उसको उसी दिन याद करना है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी दिन ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस करने हैं। बस दो बातें हैं, अगर आप धीरे धीरे करते जाएंगे। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी बच्चा प्रेशर में पूरा याद नहीं रख पाता है, उसके दिमाग से चीज़ें स्किप होती हैं। तो अपने आप को जज मत कीजिए कि मुझे याद कम हो रहा है या मुझे रिकॉल कम हो रहा है, दूसरों को ज़्यादा याद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको ही थोड़ा थोड़ा इधर उधर से हिलता डुलता रहता है। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन ही उसकी की है कि आज आपने जैसे चैप्टर 3 उठाया तो चैप्टर 2 और 1 को एक बार बर्ड्स आई व्यू देख लिया, जस्ट फॉर 1 मिनट। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम उसको इतना सा भी अगर हेल्प कर देते हैं तो वो पूरा कैच कर लेता है। बट आप अपने ब्रेन को वो थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो पीछे देखते नहीं हैं, वो एक भारी दिक्कत है। तो आप क्यूमुलेटिव रिवीजन का महत्व समझिए। Every time you start a chapter, just look at the notes of the previous chapter which you've written, and one single source again. Don't change your base at the last time of the year. Okay? चलो, chapter number 3 is a खासा बड़ा chapter. So आराम से बैठिए और chapter 3 को जो मेन जिसमें से एरियाज आ रहे हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपने को पता है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा 1950 से 1990 तक का पोस्ट इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान्स का पूरा सफ़र। अब हम पढ़ रहे हैं कि 1991 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ में यू टर्न करना पड़ा। यू टर्न रेडिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है बड़ा चेंज, छोटा मोटा चेंज नहीं, बड़ा चेंज। छोटा मोटा चेंज इसमें कहेंगे कि अगर हमारा इन्फ्लेशन 14% हो रहा था तो हमने उसको 12% करने के प्रयास किए। दैट इज़ अ स्मॉल चेंज। रेडिकल चेंज मतलब 14% हमारा इन्फ्लेशन टच कर रहा था तो हम उसको 7%, 6% के लाने के एफर्ट्स हमने करे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल चेंज। तो इसलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, चैप्टर लंबा है और बीच में ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो मगर आपको इसे पकड़ के बैठना पड़ेगा कि नहीं, वी विल डू इट। तो 1991 की सिचुएशन कहानी की तरह सुनिए। 1991 में आज़ादी के ऑलमोस्ट 40 साल बाद भी हम कुछ बहुत उखाड़ नहीं पाए थे। हमारे एक्सपोर्ट कम थे और इंपोर्ट हम खूब करते थे। बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए मॉडर्न थे नहीं, पर हमको इक्विपमेंट सारे वहाँ जैसे चाहिए थे। उस चक्कर में हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही भारी था। ट्रेड डेफिसिट की ये हालात थी कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए वो था फॉरेन एक्सचेंज। दूसरी सिचुएशन ये थी कि हमारी जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 13.9 एवर हाईएस्ट पहुंच रहा था। जब हम बात करते हैं हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर हमने इतना बढ़ावा आज़ादी के बाद दिया ही नहीं था, और जिसको बढ़ावा दिया था दैट इज़ द पब्लिक सेक्टर, वो इतना वेल परफॉर्म कर ही नहीं पाया। तो पब्लिक सेक्टर का लो परफॉर्मेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लो रहना, इन्फ्लेशन का बहुत हाई रहना, ऑल्सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम निरंतर डेफिसिट में थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आना और जाना, फॉरेन एक्सचेंज कितना आना है और कितना जाना है, हमेशा हमें देना ही देना रहता था, तो हम उसमें भी डेफिसिट में थे। तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रिजर्व्स थे ही नहीं, हमारे पास पैसे थे ही नहीं। हम पहुँचे लोन लेने वर्ल्ड बैंक के पास। तो जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास पहुँचे, उन्होंने कहा भाई देखो, आप लोग अपनी कंट्री को ढाक के 3 पात बहुत पुराने तरीके से चला रहे हो। You will have to liberate your industries, you will have to free the private sector, give more control in their hands so that they earn and you are able to repay us. अदरवाइज आप हमसे लोन लेके जाओगे, वापस कैसे करोगे? तो इस चक्कर में हमको उनके प्रेशर में आना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि आपका वर्ल्ड से जो कनेक्ट है वो काफ़ी कम है, आप ग्लोबलाइजेशन को दोनों हाथों को फैलाकर, बाहों को फैला के स्वीकार करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपकी कमाई होगी, तभी आप हमको वापस कर पाएंगे हमारा लोन।
तो हमें तो लोन चाहिए था, लोन लेते समय आदमी बिल्कुल फुल दबिश में होता है, तो हम उनकी कंडीशंस मान गए। तो हमने अपनी पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज किया और उसका नाम रखा, क्या रखा? LPG, लिबरलाइजेशन माने कंट्रोल को कम करना, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देश की बागडोर को देना, एंड ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मर्ज करके ट्रेड रिलेशन बढ़ाना। तो ये इस सिचुएशन में हम लोगों ने, तो ये एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में अचानक यू टर्न क्यों लेना पड़ा इन सिचुएशंस के कारण। और जब ये सिचुएशंस आई तो हमने यू टर्न लिया क्या? वी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ LPG। बताइए क्या है LPG? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब आप जब ये तीनों पढ़ेंगे तो आपको लिबरलाइजेशन 5 एस्पेक्ट्स में हमने चेंज किया, और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और एसोसिएटेड बहुत सारी और चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब हम इसके 5 सेक्टर्स पे आते हैं, 5 रिफॉर्म्स। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन के 5 सेगमेंट्स क्या थे। तो 5 सेगमेंट्स में हमने सबसे पहले इंडस्ट्री को संभाला, फाइनेंशियल सेक्टर को संभाला, टैक्स को संभाला, फॉरेन रिफॉर्म्स करे, और इंटरनेशनल ट्रिप जिसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेजर्स, ये सब संभाले। इसको आप याद करो। क्या क्या याद करना है? हम किससे मदद मांगने गए थे? वर्ल्ड बैंक, IMF। उन्होंने कौन सी कंडीशन रखी थी? क्या 3 काम करने को बोले थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्यों करने को बोले थे? कि इंडिया एक सिंकिंग इकोनॉमी हो रही थी, उसको उभारने के लिए ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे, और हमको लोन चाहिए था तो हमें उनकी बात माननी ही थी। तो न्यू पॉलिसी तो बहुत आती हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बट NEP सबसे इम्पॉर्टेंट थी 1991 की, क्योंकि चलती गाड़ी में एकदम यू टर्न करके हमने शिफ्ट मारा था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। LPG उसका नाम था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सुनते जाइए एक एक करके, आपको सब ध्यान रहेगा एग्जाम में भी। सबसे पहले आते हैं लिबरलाइजेशन के मीनिंग पर। तो रिमूवल ऑफ बैरियर इज कॉल्ड टू लिबरेट। लिबरेट शब्द का मतलब होता है किसी को फ्री छोड़ देना। आप जैसे अगर सुबह एक डॉग को चेन से बांध के घुमाने जाएं, तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे या वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्शन दे रहे हैं, पर आपने उसको छोड़ दिया तो वो उसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, जब आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओगे। तो लिबरेट मीन्स टू फ्री समथिंग। तो यहाँ लिबरेट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर को हटाना, लगाम हटाना। तो दैट वाज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में मेन जो वर्ड्स हैं वो ये आपको 3 याद करने। एक तो हमने लाइसेंसिंग पे वर्क किया, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटाए, ये सब चीज़ें हमने सॉर्ट करी। अब इस पे आओ, इसके 5 पॉइंट्स पर। पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। प्लीज़ टेल मी, हमने लाइसेंसिंग को बढ़ाया या घटाया? कम किया। पहले हमने IDRA के चलते आज़ादी के बाद हर चीज़ के लिए लाइसेंस, हमसे परमिशन लो, ब्रांच के लिए, प्रोडक्ट के लिए। अब हमने कहा कि हम आपकी ये जो परमिशंस हैं इसको हम हटा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ चीज़ों के हम आपके लाइसेंस लेने की सिचुएशन को हटा रहे हैं। नई फैक्ट्री खोलने के लिए खुद खोल लो, हमसे लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर का रोल घटाया, 17 से 3 पे लाए। वो 17-12 अदर्स था ना, शेड्यूल ABC, उसमें 17 इंडस्ट्री किसके लिए थी? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के लिए। उसको रिड्यूस करके कर दिया 3। तो 3 चीज़ों में बस डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ये 3 को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर की हमने एंट्री दे दी। ये भी लिबरलाइजेशन का पार्ट है, हाउएवर प्राइवेटाइजेशन में ये डिटेल में है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें पहले SSI को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी थी कि ये अचार, पापड़, ऑल दिस, ये सब स्मॉल स्केल ही बनाएगा, बट हमने उसको भी हटा दिया कि अब सब लोग बना सकते हैं ये प्रोडक्ट्स, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो नहीं है रिजर्व। उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। पहले हमारा एक्ट था MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उस एक्ट को हटा के हमने उसका नाम कर दिया कंपटीशन एक्ट, कि हेल्दी कंपटीशन तो रहे बट इतना ज़्यादा हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल ना करें जो MRTP एक्ट में था। तो आपको ये 4 वर्ड याद करने। लाइसेंस हटा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट में 17 से 3 आए, ओके। देन SSI का डी रिजर्वेशन हुआ, और चौथा काम क्या हुआ? MRTP कन्वर्टेड इनटू कंपटीशन एक्ट। तो आपको की वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो पहले तो फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या? फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं सारे बैंक,
जितने भी बैंक हैं, एनबीएफसी है, स्टॉक मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, ये सब कहलाते हैं देश का फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में सबसे पहले आरबीआई का रोल बदला गया। पहले आरबीआई ऐसा चाबुक लेके घोड़े को चलाते हैं ऐसे चलाता था, इट वॉज अ रेगुलेटर। तो रेगुलेटर से बदल के उसको बनाया फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर वो होता है जो आपको कोई सपोर्ट दे, सहारा दे, फैसिलिटीज दे टू ग्रो, नॉट चाबुक चलाए आप पे। तो ये रोल उनका आरबीआई का चेंज हुआ, यही एग्जाम का मेन क्वेश्चन है। सेकंड, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एएनएस, ग्रिंडले, ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमने इनको मौका दिया। इसके अलावा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से आता था पहले बहुत लिमिटेड था, अब हमने बढ़ा के उसको कर दिया 74%, तो तब तो 100% कि फॉरेन कंट्री से बैंकिंग सेक्टर में भी पैसा आ सकता है। बस ये 3 मेन चीज़ें जो तुम्हें याद करनी है। बताओ आरबीआई का रोल कहाँ से कहाँ गया? रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। प्राइवेट सेक्टर के बैंक बढ़े या कम हुए? बढ़े। प्राइवेट सेक्टर में अलाउ किए हमने बैंक्स, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एएनएस, ग्रिंडले, ये सब उसका ही एग्जाम्पल है। और एफडीआई भी हमने बढ़ा दिया। अब आरबीआई, ये चलो ठीक है, ये वाला छोड़ते हैं पॉइंट। अब इसमें आओ टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में मेजर रिफॉर्म्स हमने क्या किया? बच्चे देखो, डाउट्स तो मैं बाद में लूँगी, पहले तुम मेरी तो सुन लो, हाँ ना? पहले तुम कंसंट्रेशन से सुन लो। तो हमने बेटा पहले एक ज़माने में इनकम टैक्स जो हमारा था 97% हाईएस्ट था। मतलब हाईएस्ट स्लैब रेट ऐसा था कि आदमी 1 लाख रुपए कमाए तो उसमें से 3% रखे, 97% टैक्स दे दे। तो वाई वुड एनीबडी डू दैट? हाईएस्ट स्लैब रेट। स्लैब रेट होते हैं ना 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, तो हाईएस्ट वाला जो स्लैब रेट था वो ऐसा था। तो हमने उसको रिड्यूस किया। ऐसे ही हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे रिफॉर्म लाए। पहले था मॉडवैट, फिर एक्साइज, मॉडवैट, फिर वैट, अब जाके वो हो गया जीएसटी। और हमने ये पूरे टैक्स के प्रोसेस को सिंपल किया। कोई भी चीज़ सिंपल होती है तो उसका कंप्लायंस बेहतर होता है। तो हमने टैक्स के प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया। तो वापस आते हैं, हम लोगों को 5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। 4 कीवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के बोलो। पहला क्या है? तुम्हें बोलना पड़ेगा साथ में, जब तक बोलोगे तो होगा नहीं। लाइसेंसिंग कम किया। सेकंड क्या है? 17 से 3 किया। एसएसआई को डी रिजर्व किया और एमआरटीपी को कंपटीशन एक्ट बनाया। तो तुम ये ऐसे कीवर्ड्स याद नहीं रखोगे तो दिक्कत है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला आरबीआई का रोल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया। और एफडीआई भी बढ़ाया। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स में टैक्सेस के रेट बढ़ाए कि कम किए? कम किए। टैक्स के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट किया कि सिंप्लीफाई किया? सिंप्लीफाई किया। इतना इनफ है। और वैट आया। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इसमें बड़ी बात हुई थी एक, कि हमने किया डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर तुमने पढ़ा हुआ है। डिवैल्यूएशन का मतलब अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को कम करना। तुम कहोगे इससे क्या फ़ायदा होता है? तुम्हें पता है कि $1 50 रुपये का, $1 सरकार ने खुद ही कर दिया 70 रुपये का। तो फॉरेनर्स के लिए इंडियन गुड्स हो गए सस्ते, वो हमसे ख़रीदने लगे। तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा नेशनल इनकम और आउटपुट बढ़ा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरा, हमारी कंडीशन बेहतर हुई। तो अपनी नाक थोड़ी नीची करने से अगर देश का भला होता हो तो सरकार ने वही किया। तो डिवैल्यूएशन किया। 19% रुपी वॉज डिवैल्यूड और टू कंट्रोल दी सिचुएशन। तो ये पूरा लिंक्ड है प्रोसेस, ये तुम्हें पूरा याद रखना है, ठीक है? तो डिवैल्यूएशन करा सरकार ने, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, नेशनल इनकम बढ़ी, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ा, सारी सिचुएशन सुधरी। उसके बाद ये वाला तुम छोड़ सकते हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेजर। ये एक ही वर्ड याद कर लो कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सरकार ने हटाए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब कितनी मात्रा आप वो कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाए और सब चीज़ों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उन्होंने कमी करी, मतलब रिस्ट्रिक्शन कम किए। तो ये हो गया सबसे पहला। अब आप इसको
कीवर्ड्स के साथ ही याद करो, कीवर्ड नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें लगेगा सब थ्योरी थ्योरी है, कब हो गई पता ही नहीं चला। नाउ इज प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही स्पष्ट है, निजीकरण। जो हमने आज़ादी के बाद पब्लिक सेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी, पब्लिक सेक्टर ढर्रे पे काम कर रहा था, पब्लिक सेक्टर में लोग इतने एंथ्यूज नहीं थे, सैलरी तो टाइम पर मिलनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वो काम करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, उनका काम तो चल ही रहा था। देयर वाज नो रिस्क एंड नो रिवॉर्ड। जबकि प्राइवेट सेक्टर को अगर काम नहीं करेगा तो खुद की कंपनी लॉस में जाएगी और उसका लॉस होगा, अच्छा करेगा तो उसको मुनाफा होगा, तो वो जो इंसेंटिव है ना प्रॉफिट का, वो बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर उसी काम को बेहतर और मोर एनर्जेटिक और कॉस्ट कटिंग करके रेवोल्यूशनरी तरीकों से करता है। दैट इज वाई प्राइवेटाइजेशन वॉज प्रमोटेड। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओनरशिप को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना, एंड दिस हैपन्स बाय टू वेज। या तो आप शेयर्स बेचो, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, या सीधे सीधे ओनरशिप ट्रांसफर करो। तो ये दो तरीके थे। तो पर्पस इसका क्या है, एक लाइन में, हाउ विल यू रिमेंबर द पर्पस ऑफ दिस? अपना बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या फाइनेंशियल डिसिप्लिन कह लो या कुछ भी कह लो, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और मॉडर्नाइजेशन प्रमोट करना। अब ये इस पे MCQ आता है। 1997 में ये कब से रुकी हुई है? तो तुम लोग बोले क्यों नहीं? हाँ, तो बिना चेंज करे मैं बोले जा रही हूँ और तुम लोग टीम जाग जाए, टीम, माय डियर टीम। हाँ हाँ, हो तो गया, पर हमारी टीम सो रही थी, टीम को दिखाई नहीं दे रहा देर से, और कोई बोल भी नहीं रहा। ऑनलाइन वाले भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं बोले जा रही, तुम क्या सुन रहे हो? अच्छे बच्चे तुम लोग, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। अरे ऑनलाइन वाले ऐसे सोते सोते मत पढ़ा करो, स्क्रीन चेंज नहीं होती तो बोल दिया करो भाई। हो, इतने शरीफ तो तुम लोग नहीं हो, सो ही गए हो गए। टीम, हेलो टीम, आप लोग हैं कि सो गए? ऐसा होता तो नहीं, वो लोग अलर्ट रहते हैं, पता नहीं कैसे हो गया। एनीवेज, तो अब मैं क्या वापस पूरा बोलूं? वापस पूरा बोलूं? नहीं बोलूं? नहीं यार, टीम इतनी देर से स्क्रीन स्टक थी, कोई वहाँ है नहीं देखने के लिए? ठीक है, चलिए, डर का माहौल है, सब फटे हुए ऐसे कैसे फटे हुए भाई? चलो कोई बात नहीं, शक्लें देख लो साइड की। शक्लें देख लो यार, तुम्हें देख के याद आएगा। पहले हमने पढ़ा नीड फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म्स की नीड पढ़ लिया था हमने। एमआर्ट पर कहाँ अटके थे हम? ओके। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 3 है, और हम लोग लिबरलाइजेशन में 5 चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये हमने लिबरलाइजेशन का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने इसके 5 सेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट किए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये 4 कीवर्ड्स मैं तुम्हें बोले, शायद इसलिए तुम कीवर्ड पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। मैं कीवर्ड बोल रही थी, अभी दिख रहा है ना? सो पहला कीवर्ड क्या है, एक बार कर लो यार, बोलो। लाइसेंसिंग हटाना, रिडक्शन फ्रॉम 17 to 3, SSI का डी रिजर्वेशन और MRTP एक्ट का। इसीलिए शायद तुम लोग ऐसे ब्लैंक में की पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतनी हंसी आ रही है मुझे। अब याद है कहना, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में RBI का रोल चेंज करना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओरिजिनल और FDI का लिमिट बढ़ाना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तुम्हें पता है 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों को हमने लिबरलाइज किया था, टैक्स रेट्स कम किए थे, सिंप्लीफाई किया था। इस पर अलग से क्वेश्चन आ भी नहीं रहा, ये बस काम का है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जिसमें हम लोगों ने डिवैल्यूएशन किया रुपये का, 17 से 20% के बीच में डिवैल्यूएशन हुआ था, बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन था। बताओ डिवैल्यूएशन से रुपये का मतलब क्या हुआ? $1 50 का था और कितने का हो गया? 70। उससे सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो गई।
एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट कम हो गया। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बीओपी बढ़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अपनी थोड़ी सी, मैंने कहा, नाक नीची करने से इतने फ़ायदे हो तो नाक नीची कर लेना चाहिए, ठीक है। ये वाला मैंने कहा इट इज़ नॉट नीडेड, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम प्राइवेटाइजेशन पर थे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, पब्लिक सेक्टर के हाथों से देश की बागडोर प्राइवेट सेक्टर को देना, जैसे सरकार की जगह रिलायंस, टाटा, बिरला, गोदरेज, अदानी, अंबानी ये सब कूद पड़े, प्राइवेटाइजेशन इसको कहेंगे। तो इस पॉइंट पर से हम पढ़ लेते हैं। 1997 में कुछ कंपनीज को सरकार ने नवरत्न घोषित किया। नवरत्न का मतलब जैसे कि रत्न होते हैं ना, मतलब ज्वेल्स, तो इनको नवरत्न बोला गया। तो इसमें 8 महारत्न, 16 नवरत्न और 74 मिनी रत्नस, ये कंपनी सब प्रॉफिट मेकिंग थी, इनमें दिक्कत नहीं थी। तो सरकार ने सोचा इनके अलावा जितनी बाकी हैं उनको प्राइवेट हाथों में देते हैं। बट हमारे देश में कोई भी जो पॉलिसी आती है ना, वो नेताओं के लालच के हवाले बेकार हो जाती है। तो हुआ ये कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू थे वो तो प्राइवेटाइज हो गए, और जो लॉस मेकिंग थे वो होने चाहिए थे प्राइवेटाइज, वो नहीं हुए। समझने की कोशिश करना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कोई इंडस्ट्री ठीक नहीं चल रही, लॉस मेकिंग है, उसको आप प्राइवेट हाथों में दो कि वो बेहतर चले और वो सुधरे। मगर प्राइवेटाइजेशन का हश्र ये हुआ कि जो सरकार की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी उनमें से वो कई उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी। पॉलिटिशियंस ने पैसे खिला के सरकारी ऑफिशियल्स को ये कंपनीज हथिया ली। इसमें रिलायंस का नंबर 1 नाम है। रिलायंस ब्राइबरी देने में और ये सब में बहुत आगे रहा, बहुत सारी पीएसयू उन्होंने हथियाई, और जो लॉस मेकिंग थी वो सरकार के पास ही रह गई। तो फ़ायदा ही क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना इंडिया में नहीं हुआ। एनीवेज, तो बस आपको ये प्राइवेटाइजेशन में कुछ वर्ड्स बोलती हूँ मैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOOT? बूट, बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। जैसे कि कोई अगर वो है, अपन भोपाल से हाईवे में जाते हैं इंदौर पे, तो टोल ब्रिज आता है ना, तो उसको बिल्ड प्राइवेट सेक्टर ने करा, फिर उसको ओन भी वो करेंगे, 7-8 साल ऑपरेट भी करेंगे, और जब उनका पूरा बिल्डिंग का पैसा निकल आएगा उसको तो ट्रांसफ़र कर देंगे सरकार। तो दैट्स कॉल्ड बूट, BOOT, बिल्ड, ऑपरेट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। तो बूट सिस्टम पे बहुत सारे टोल ब्रिजेज, जैसे वर्ल्ड के बड़े टोल ब्रिजेज में से नोएडा का टोल ब्रिज, इतना करोड़ों अरबों का वहाँ पे पैसा मिलता है जो उसको ऑपरेट करता है। तो इस सबको हमने प्राइवेटाइज किया। ओके, नाउ प्राइवेटाइजेशन का एक अहम तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट। बेटू, इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब होता है कहीं पर कुछ पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं से पैसा निकालना। जैसे LIC में सरकार ने अभी इतना बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपना पैसा निकाल लिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी प्राइवेटाइजेशन होता है। इसमें इसको आपको मीनिंग याद करना पड़ेगा। सेलिंग द शेयर्स ऑफ PSU टू अ प्राइवेट प्लेयर। जैसे एयर इंडिया अभी टाटा के पास आ गई, ऑलराइट, एक ज़माने में टाटा के पास ही थी, उन्होंने सरकार को दी थी, अब सरकार ने वापस टाटा को दे दी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। तो बस डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग आपको पता करना है, और डिसइन्वेस्टमेंट का 2-3 ऑब्जेक्टिव। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर ऑपरेट करता है किसी भी इंडस्ट्री को, वो उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, बस ये इसका पर्पस है। तो प्राइवेटाइजेशन ही लिख देना तुम तो डिसइन्वेस्टमेंट में, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रैशनल बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन, ये तो बस लिखा हुआ है, ये तो बस लिखा हुआ है, रैशनल बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन। बच्चों, रैशनलाइजेशन, रैशनल का मतलब है तर्क, रैशनलाइजेशन का मतलब है, रैशनल का मतलब है व्हाट इज द तर्क बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन। अगर बेटा आज हमें वर्ल्ड से FDI चाहिए, तो कोई देखेगा कि यहाँ इंडिया में तो सरकारी कंपनी चला रही है, सरकार ढंग से नहीं चला रही, यहाँ पैसा नहीं देना, चलो जापान में, चाइना में, मलेशिया में कहीं अपन करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को मौका देंगे
तो फॉरेनर्स भी प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वो लोग प्राइवेट सेक्टर को देख के फॉरेन फंड्स इंडिया में आएंगे। तो तुम्हें इसमें से कुछ चीज़ें मार्क करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन एफडीआई अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। प्राइवेटाइजेशन से कंज्यूमर को बेहतर क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं, तो इट प्रमोट्स कंज्यूमर। सब तुम लिख लो ये 2-3 पॉइंट, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैशनल या लॉजिक बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन? बस कीवर्ड्स लिख लो। पहला, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। बस एक वर्ड लिखो, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन और एफिशिएंसी बढ़ती है। ये एक सीए फाउंडेशन वाला बच्चा है बेटा, ये 12th की अभी क्लास चल रही है ना, आप अपना क्वेश्चन मुझसे इंस्टा डीएम में पूछ लो, आई विल आंसर यू देयर। सो बच्चों पहला पॉइंट लिख लो, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। दूसरा, इट अट्रैक्ट्स एफडीआई, इट अट्रैक्ट्स एफडीआई। तीसरा, तुम्हारे नोट्स में ज़रूर ये मिलेगा तुम्हें, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर को बेहतर क्वालिटी गुड्स मिलते हैं। देखो वो नोट्स में से ही पढ़ रहा है, नोट्स में है, शायद तुम मिस किए। उसके बाद इम्प्रूव्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, प्राइवेट सेक्टर उसी काम को बेहतर तरीके से करता है। ये इतने 4 पॉइंटर्स इनफ हैं। एम्प्लॉयमेंट और इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, 4 पॉइंटर बहुत हैं। क्या क्या पॉइंट बोले मैंने? कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, एफडीआई अट्रैक्ट करता है, कंज्यूमर को बेटर गुड्स मिलते हैं और मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। 4 वर्ड्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कभी भी बेटा मैक्रो में डेफिनेशन से ही कोशिश किया करो, तुम स्टार्ट करो। पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और रैशनल ऑलमोस्ट सेम ही है, पर्पस थोड़ा सा अलग है परंतु मोटा मोटी यही है। 4 वर्ड्स याद रख लो बस, कंपटीशन प्रमोट करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, एफडीआई को अट्रैक्ट करना, कंज्यूमर को बेटर गुड्स देना और मैनेजरियल एफिशिएंसी रखना, बस। ओके, नाउ प्राइवेटाइजेशन के डेंजर। सबसे बड़ा डेंजर्स तो ये है कि मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, और मोनोपोली जब क्रिएट होती है तो उसमें जो ये वर्कर्स वगैरह हैं इनके ऊपर इनको बाहर निकालना, मतलब वो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना उसका फ्लेवर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो आप कह सकते हो मोनोपोलीज हो सकती हैं जिससे कि रिच होते जाते हैं, पुअर होते जाते हैं। बट ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेन तो यही है, ये तुम्हें याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रैशनल बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन। ओके, अब उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। सरल सा आंसर है, रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, मेकिंग द वर्ल्ड अ कॉमन विलेज, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जहाँ हम एक शहर से दूसरे शहर बेचते हैं उसकी जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को बेचना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना और एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड को जन्म देना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, WTO और ये सब इन्वॉल्व हो जाता है इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के भी 4 कंपोनेंट्स तुम याद करो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें मीनिंग के साथ पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में सभी जानते हैं, टू मेक अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मेकिंग द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसको तुम याद करो। पहला, ट्रेड बैरियर का रिडक्शन, लोगों का आना जाना, कैपिटल का आना जाना, टेक्नोलॉजी का आना जाना। तो कैपिटल का फ्री फ्लो, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो, लेबर का फ्री फ्लो, ऐसे 4 पॉइंटर्स याद करो। कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स, हाउ विल यू एक्सपैंड द आंसर? टेक्नोलॉजी का आना, लेबर का आना, बेटर
कैपिटल इनफ्लो होना FDI FPI के रूप में, और ट्रेड बैरियर्स का रिमूवल, ये 4 कीवर्ड है। पेपर चेकर को अगर कीवर्ड मिल जाते हैं तो उसको लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है, तो आपने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग लिख लिया और मीनिंग के बाद उसके कंपोनेंट्स। लंबे क्वेश्चन आते नहीं हैं तो इतना इनफ है। बताओ क्या मैंने कीवर्ड्स बोले? ट्रेड बैरियर का रिमूवल, फ्री फ्लो ऑफ मनी, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑलराइट, डेफिनेशन के साथ चिपकाने के लिए। नाउ ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं? हम इंडिया में बैठे हैं, पर हमको अगर वर्ल्ड के साथ एक्सेस मिलेगा तो हम बेटर टेक्नोलॉजी को हमें मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च कह लो, मेडिकल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, इन सब की हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। प्लस वर्ल्ड के दूसरी कंट्री से कोई जापान कार अच्छी बना रहा है, हमारे इंडिया में इतनी अच्छी कार नहीं मिल रही है, तो हमें वो खरीदने का मौका मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, पूरे मार्केट से आपको एक्सेस मिल जाता है, ग्लोबल मार्केट से, तो आप बहुत बेहतर क्वालिटी के गुड्स खरीद पाते हैं, टेक्नोलॉजी बेटर मिलती है और सबके लिए। तो तुम इसको भी नोट कर लो यार, यू राइट दिस, कागज लिखा हुआ है ये। बताओ मुझे कीवर्ड्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं ग्लोबलाइजेशन से? लर्न इट जस्ट नाउ। तो अभी तो स्क्रीन देख के बोल रहे हो, पर दिमाग में फिट रख लो, वर्ल्ड में सही जगह, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, बेटर टेक्नोलॉजी, चीपर रॉ मटेरियल, चीपर लेबर, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। हमारे इंडिया में लेबर महंगा है, कहीं और से ले आओ। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, कहीं और से लाओ। यहाँ डिमांड कम है, दुनिया को बेच लो। तो ये सब बेनिफिट्स हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, एनी काइंड ऑफ रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। ये पॉजिटिव ट्रेड है। बट नेगेटिव ट्रेड क्या है ग्लोबलाइजेशन के? किसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ है, डेवलपिंग नेशंस का या डेवलप्ड? डेवलप्ड। सो डेवलप्ड नेशंस का ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इनकम का गैप बढ़ता चला गया है, रिच कंट्रीज रिच होती गई, पुअर कंट्रीज पुअर होती गई, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गई उनमें, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है। तो ये अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन है कि इसका फ़ायदा मेजरली किसको मिल गया? डेवलप्ड नेशंस को। एक तो ये है, और दूसरा डिस्पैरिटी हो गई। 2 याद रख लो बस, नुकसान। बोलो फिर से, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या बोलोगे? एक्सेस टू बिगर मार्केट, access to cheaper labor, better technology, bigger markets. And what are the disadvantages of globalization? Disparity of income, rich countries becoming richer and poor countries becoming poorer, and it is benefiting whom more? Developed nations more. की वर्ड्स पकड़ के चलो, इसके बाद रीडिंग कर लो नोट्स की, तो सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। बट अगर तुम सिर्फ रीडिंग करोगे और कीवर्ड्स को याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। इसकी ज़रूरत नहीं है। चेंजेस बाय ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे वर्ड्स पे, जैसे कि आउटसोर्सिंग। यू टेल मी व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द शब्द आउटसोर्सिंग? कम अगेन। कोर काम को अपने पास रख के नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करना। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लास पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना इस कोर एक्टिविटी, बट नीचे बिल्डिंग में हर कोई ना घुसाए, तो उसकी सुरक्षा करना कैन बी आउटसोर्स टू सम एनी एजेंसी। तो कोर एक्टिविटी को अपने पास रखना, एक्स्ट्रा नॉन कोर एक्टिविटी को दूसरों को दे देना इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इंडिया आउटसोर्सिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बना? इंडिया में चीप लेबर था, जूनियर्स बोलूँगी या यूथ पॉपुलेशन काफ़ी होने के कारण इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना फॉर आउटसोर्सिंग। तो इसलिए ये भी एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस पे आती हूँ। हाँ, कौन से कारणों से इंडिया का आउटसोर्सिंग इतना ज़्यादा बढ़ा? तो नहीं, ये आंसर नहीं, ये 4 पॉइंटर्स याद कर लो। एक, लेबर बहुत यहाँ पर चीप है, यहाँ का मैन पावर स्किल्ड है। ऑल्सो उसी वक्त सरकार ने LPG लाई, जिससे ग्लोबलाइजेशन से हमने खोले दरवाजे, और हमारी वैल्यू बहुत है एज अ ट्रू पॉपुलेशन, मतलब हमारे ऑनेस्ट लोग हैं, हमारी इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा है।
साख जिसको कहते हैं, इसके कारण हमारी इंडिया वॉज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबलाइजेशन। बताओ क्या क्या रीज़न है? पहला क्या है? चीप लेबर, दूसरा स्किल्ड लेबर, तीसरा LPG जिसमें कि हमने खुद ही दरवाजे खोल दिए, आइए चले आइए, और हमारी ट्रस्टवर्दीनेस बहुत है इन द इंटरनेशनल मार्केट, इसलिए हमें लोगों ने प्रेफर किया। और चाइना के कोविड के इंसिडेंट्स के बाद तो पूरी तरह से वहाँ से शिफ्ट होके हमारे पास ही आउटसोर्सिंग का काम आने लगा। 2 मिनट बेटा। अब इसके बाद इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग अच्छा क्यों है? एक आंसर है कि इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है, और एक इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग अच्छा क्यों है। नंबर 1, हमारे रोज़गार जो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, कोई बाहर से आपको काम दे रहा है तो उसमें क्या बुरा है? तो दैट इज़ वाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आउटसोर्सिंग का, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको कोई बाहर वाला काम देता है ना, तो वो आपको समझाता है कि मेरा काम ऐसे करना, तो उससे आपकी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है। तो ये सेकंड बेनिफिट है कि आपको टेक्निकल नो हाउ मिलता है। तीसरा, अगर आप काम करके अच्छा देते हो तो आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। तो ये 3 पॉइंट है कि आपकी साख या रिलायबिलिटी बढ़ती है। और ऑब्वियसली एक एसोसिएटेड पॉइंट है कि अगर तुम सबको नौकरियां मिलेंगी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा कि नहीं। तो तुमको ऐसे पॉइंटर्स में पॉइंट याद करना है। पिछला आंसर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वाई इंडिया इज़ अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। ये आंसर क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर इंडिया? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, और हमें काम करने के चक्कर में बेहतर टेक्निकल नो हाउ मिलेगा। कीवर्ड्स पकड़ के नहीं जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, माने की कॉन्सेप्ट्स, पूरा आंसर की जगह की कॉन्सेप्ट्स। हाँ, 3 चीज़ें हमने पढ़ी। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है? कोर एक्टिविटी को अपने पास रख के नॉन कोर एक्टिविटी को दूसरी एंटिटी को करने को देना इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इंडिया आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन क्यों बना? चीप लेबर, स्किल्ड लेबर, LPG, क्रेडिट वर्दीनेस है इसलिए। और वही बेनिफिट्स भी क्या क्या है हमारे? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, टेक्निकल नो हाउ मिलेगा। तो अगर इस पैटर्न पर तुम हर आंसर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में और कीवर्ड्स पकड़ के चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बेहतर परफॉर्मेंस तुम्हारी इम्प्रूव होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर अपन, और वो है WTO और GATT। जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो WTO को आप मिस नहीं कर सकते। WTO इज़ द organization that smoothens the process of world trade. WTO stands for, what does it stand for? World Trade Organization. Please understand, हम लोग जब आज़ाद हुए 1947 में, उसके जस्ट 1 साल बना बाद GATT, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। हम उस वक्त बस नए आज़ाद हुए थे, तो हमें तो जो उन्होंने बोला हमने उस कागज़ पे साइन कर दिया, बट वो कोई इतना फ्रूटफुल हमारे लिए उतना रहा नहीं। उस समय जब GATT हुआ था तब सिर्फ 23 कंट्रीज़ ने मात्र उस एग्रीमेंट पे साइन किया था, और धीरे धीरे बढ़ते जब वर्ल्ड को लगा कि GATT बहुत आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, तो 1995 में उसको हटा दिया और उसका सक्सेसर वारिस बन गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो 164 कंट्रीज़ जुड़ी। कहाँ 23 थी, 164 कंट्रीज़ ने उस पर साइन किया, और उसके चक्कर में हम सब बंध गए कि अब हमको भी चाइना को यहाँ आने देना है, बट हमें भी मौका मिल रहा है कि हम चाइना में घुस के सामान बेच सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है टू स्मूदन द प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, to grow international trade. That is the process. It is the successor of GATT. GATT का ईयर क्या था? आज़ादी के 1 साल बाद 1948, 23 कंट्रीज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बट वो आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, तो उसका मतलब वारिस के रूप में कौन आया? WTO, in which year? 1995. Its purpose is to promote international trade.
और इसके वो ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स वर्ल्ड ट्रेड, बना ही इसके लिए टू फैसिलिटेट वर्ल्ड ट्रेड. सेकंड, सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करना इसका सेकंड टारगेट है. थर्ड, पूरे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर यूटिलाइजेशन इसका थर्ड वो है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज. बस इतना इनफ है. ये एक छोटा सा पॉइंट कह सकते हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, वो इतना मेजर नहीं है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना. सेकंड पॉइंट क्या है? वर्ल्ड सर्विसेज का सेक्टर बढ़ाना. थर्ड क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और फोर्थ क्या है? एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन. एक और है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, छोटी डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना. वो भी WTO का बड़ा उद्देश्य है, टू सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का सारा मलाई मार के ले गए बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़, तो ये सपोर्ट करने के लिए भी थे छोटी कंट्रीज़ को. ये मेजर फंक्शन था WTO का. अब WTO जब पढ़ते हैं तो ये MCQ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड? बायलैटरल इज बिटवीन 2 countries एंड मल्टीलैटरल इज बिटवीन मोर देन 2 nations. ऐसे ही टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर. बच्चों, टैक्स का रेट बढ़ाना इज टैरिफ बैरियर. नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि आप 10,000 टन के ऊपर स्टील नहीं ला सकते, कोयला नहीं ला सकते. नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब आप इंडिया में तो आओ पर भोपाल में नहीं बेच सकते. इस तरह के टैक्स से हट के दूसरे टाइप के बैरियर लगाना, जिससे फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ आके डोमेस्टिक इंडस्ट्री का विनाश ना कर दें. इसलिए हम इतना बचा बचा के चलते हैं, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को शेल्टर करके चलते हैं. तो उसको हमने उसके लिए बैरियर लगाए. अगर हम बैरियर हटा दें और साइड हो जाए सरकार, तो ऐसी आंधी आई कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी निपट जाए. तो सरकार ऐसे बैरियर बन के खड़ी हुई है. तो बैरियर कौन कौन से हैं? 2, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ. कौन सा टैक्स लगाने से रिलेटेड है? टैरिफ. और कौन सा दूसरे टाइप की रुकावटें क्रिएट करने के लिए? नॉन टैरिफ. बस इतना मोटा मोटी भी तुम्हें याद है तो वो पर्याप्त है. नाउ LPG का अप्रेजल पढ़ लेते हैं. अप्रेजल का मतलब क्या कर पाया LPG, कुछ कर पाया कि नहीं. सब MCQs होना ये. पानी पी लो. तुम लोग पानी बहुत कम पीते हो. पानी खत्म हो. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. पानी बहुत कम पीते.
पढ़ें। तो एलपीजी से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे भी इम्पैक्ट हुए, तो सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि एलपीजी के पहले हमारी जो जीडीपी थी वो थोड़ी घिसटते घिसटते धीरे धीरे चल रही थी, पर हम एक लेवल 7 और 8% जीडीपी पर भी टच हुए। तो इसका हर साल फिगर चेंज होता है, तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट येस वी कैन से कि थोड़ा बहुत चेंज हमारी जीडीपी में आया, जीडीपी की ग्रोथ हुई। बट बहुत बड़ा चेंज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में आया। फॉरेक्स रिजर्व्स जहाँ हमारे बिल्कुल ही मतलब ख़त्म के कगार पर थे, 2 हफ्ते के रिजर्व थे जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था एग्रीकल्चर गुड्स, उसके लिए हाथ में पैसे चाहिए, वो सिर्फ 2 हफ्ते के थे। तो हमारे 1990, इसको फिगर को याद करो, एग्ज़ाम में अच्छा रहता है लिखना, 1991 में $100 100 मिलियन इतने थे बस, ये बहुत कम है। और हम उसके कारण कहाँ आ गए, बिलियन में आ गए। $73.5 बिलियन, मिलियन और बिलियन में बहुत अंतर होता है बेटा। ये क्या है, $100 100 मिलियन, और वहाँ से कहाँ आ गए, USD 73.5 बिलियन। तो ये फिगर याद करो कि हमारा फॉरेक्स जो रिज़र्व है वो बढ़ा। एक आंसर होता है फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ गया ये लिखना, और एक होता है उसका फिगर के साथ लिखना। तो इसलिए इसको याद करो, USD 100 मिलियन से कहाँ आ गए, USD 73.5 बिलियन। ये इम्प्रूवमेंट हुआ, जीडीपी इम्प्रूव हुई, ये इम्प्रूव हुआ, फॉरेक्स रिज़र्व हमारे बढ़ गए, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, ये भी बहुत काम की चीज़ है। 1991 में 13.9, मोटा मोटी 14% इन्फ्लेशन टच कर गया था। आग लग जाती इकोनॉमी में। नॉर्मल इन्फ्लेशन का रेट होता है 4 से 5%, और उस समय था उसका 3 टाइम्स। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी, तो हम उसको काफ़ी कुछ कंट्रोल कर पाए और नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट तक आ गए, विच इज़ 5%। तो ये भी तुम्हें याद रहना चाहिए। मगर एलपीजी के ड्रॉबैक, जितना हमने सोचा था उतना एम्प्लॉयमेंट, इसको तुम एक्चुअली बहुत सारे होंगे तो तुम्हें याद नहीं रहेंगे, कुछ याद करो अभी मेरे साथ। एलपीजी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करा पाया, तो ये है पहला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल नहीं कर पाए, ये है पहला। दूसरा, इंडस्ट्री पे ध्यान देने के चक्कर में हमारा जो एसेट था, हम कृषि प्रधान देश थे, एग्रीकल्चर वर्ल्ड के सारे व्यापारों में सबसे प्रॉफिटेबल व्यापार है, क्योंकि उसमें सबसे कम कैपिटल लगता है और सबसे ज़्यादा लोगों को वो रोज़गार देता है। परंतु हमने उसी को ही इग्नोर कर दिया। उसकी जगह हम थोड़ा सा अपने एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करते तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ता, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जिस वर्ल्ड में उसकी कमी मतलब हमेशा रहेगी, हमेशा खाना कम ही पड़ता है। तो वो हमारा सेकंड ड्रॉबैक था, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। याद रखो तुम इन पॉइंट्स को, तुम्हें पॉइंट्स याद नहीं होंगे। तीसरा, वेस्टर्न कल्चर से एक्सपोज करने के चक्कर में हमने लोगों को बहुत भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक और कंज्यूमरिज्म को बहुत बढ़ा दिया। मतलब हाय 10 की जगह 50 कपड़े खरीद रहे हैं, 10 गैजेट्स की जगह 20 गैजेट खरीद रहे हैं, 2 जूतों की जगह 10 जूते खरीद रहे हैं। उससे क्या हुआ, एक्सेसिव रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन। तो हमने कंज्यूमरिज्म को बहुत बढ़ावा दे दिया, विच इज़ नॉट वेरी गुड। और उसके अलावा बस 3 याद रख सकते हो, 3 बहुत हैं। बताओ ड्रॉबैक्स क्या रहे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट उतना नहीं हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर हुआ, और कंज्यूमरिज्म या लग्जरी गुड्स के प्रति हमारी विलिंगनेस बढ़ी, विच इज़ नॉट एक्सेसिव प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये उसके ड्रॉबैक्स रहे। बच्चे 3 याद कर लो हर चीज़ के। एवरीथिंग यू डू 3, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले सबके 3 याद कर लो, उसके बाद बाकी समझते रहना, ठीक है भाई। इसमें ज़्यादा मैं घुस नहीं रही। अब आया डिमोनेटाइजेशन। तुमको सभी को पता है 2016 में नवंबर में अचानक एक दिन रात को मोदी जी को शौक चढ़ा, उठे चले रात को बोले कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो डिमोनेटाइजेशन इसलिए हुआ था कि हम ब्लैक मनी को और टैक्स इवेजन को रोक पाएँ। बिना टैक्स दिए लोगों के घरों में जो पैसा पड़ा था, उन्होंने कहा या तो बैंक में जमा करो, और नहीं जमा किया तो वो करेंसी को हम करेंसी ही नहीं मानेंगे, वो कागज़ हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक झटका था देश के लिए। जीएसटी एक झटका था,
उसके बाद ये दूसरा झटका था, तो और उसके बाद कोविड आ गया, तो हम ऐसे झटकों पे झटके खाते खाते हमारी इकनॉमी की जर्जर हो चुकी है अभी फ़िलहाल हालत। संभाल ले तो अच्छा है। तो डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग, डीमोनेटाइजेशन मीन्स करेंसी ना मानना, 500 और 1000 रुपए की। 2016 में ये हुआ। ये टैक्स की चोरी को रोकने का एक तरीका था और ब्लैक मनी को कर्व करने का तरीका था और देश के बैंक्स में पैसा पहुंच पाए उसकी कोशिश थी। बस इतना इनफ है डीमोनेटाइजेशन के बारे में, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर जीएसटी, बताओ जीएसटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में से कौन सा टैक्स है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। ये ज़रूर आप कह सकते हो, थोड़ी काम की चीज़ थी। जीएसटी के पहले 23 से 25 तरह के अलग अलग टैक्स थे। तो जीएसटी का नारा दिया गया था वन नेशन वन टैक्स। जब राष्ट्र एक है तो हर राज्य का अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? तो उसको हटा के जीएसटी आया। जीएसटी के 3 कंपोनेंट बने, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक इंटरस्टेट दैट इज़ आईजीएसटी। इसने 17 से 20 टैक्सेस को रिप्लेस किया और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया ऑन द नारा वन नेशन वन टैक्स। तो इसके बारे में बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें पता ही हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस इतना है, इनफ है। जीएसटी काउंसिल वगैरह के बारे में पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अब एक आध क्वेश्चन तो ऑफ बीट आ ही जाता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक सलाह है तुमको, चैप्टर नंबर 3 ये जो हमने अभी पढ़ा ना, ये दिमाग में बैठता नहीं है। थ्योरी इसकी समरी घोंट लो। इसके आंसर लिखने का एक ही तरीका है कि ये जो तुमको समरी इसमें मिली है उस समरी को तुम बिल्कुल घोंट के पी लो। तो हमारे अभी कितने चैप्टर हुए हैं? 3। चैप्टर 1, 2, 3 तीनों में भी अभी तुम्हारे जो रिफ्लेक्स आंसर्स है ना वो धीरे निकल रहे हैं। तुम्हें इतनी समरी तो याद करनी ही पड़ेगी जो इसमें है। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आएगा कि तुम बेटर आंसर लिख पाओ। अभी तो तुम्हारे बेसिक्स ही हिले हुए हैं कुछ लोगों के, तो पहले बेसिक को पकड़ो। और कोई भी आंसर में 6-6 पॉइंट है तो पहले 3 पॉइंटर पकड़ो, पहले उतने लेवल पे चैप्टर को घुड़ लो। यही कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़ने का टाइम साल भर था, अब तो आपको कीवर्ड पकड़ना है। और जो अपनी एपीटी की बुकलेट है उसमें बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं। अगर आपने क्लास लेट ज्वाइन की, अगर आपने रिटन नोट्स नहीं भी बनाए, आप बस उसको पढ़ लो। वो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है, आप उसको पढ़ लो। आपको बड़ी बड़ी लेंदी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समरी को बिल्कुल घोंट लो और वो नोट्स को पढ़ लो। और जो 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन पर चैप्टर में दे रही हूँ वो कर लो। मेरी तरफ से एक चीज़ पेंडिंग चल रही है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस। हमारे सीए के इलेक्शंस चल रहे थे, आज मैं उससे फ्री हो जाऊँगी, तो फिर कल से तुम्हारी मैं वो वाली भी क्लासेस मैं वो अलग लेना चाह रही हूँ कि जब तुम चैप्टर याद करके बैठे हो तब हम एमसीक्यू करें। ऑनेस्ट टेस्ट दो। पिछली बार हम उस टेस्ट को ऐप में लेते थे तो बच्चे कोई चीटिंग कर रहा है, कोई दे नहीं रहा है। अब मैं सामने सुनना चाहती हूँ कि अभी कितने नंबर आए 10 में से, इसलिए मैं खुद लेना चाह रही हूँ वो। तो 3 चैप्टर इकट्ठे हो गए हैं, तो हो सकता है मैं अगले वाले डे पे पहले तीनों चैप्टर के एमसीक्यू का टेस्ट लूँ। देखते हैं। तो ये 3 चैप्टर तुम्हें याद करने हैं। विल यू डू इट? यस एवरीवन। क्या क्या स्टेप्स हैं? जो समरी है ना उसको तो घोंट लो और जो नोट्स में लिखा है उसको पढ़ लो। इस वक्त एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक में मत घुसो। कोई भी चीज़ अनावश्यक एक्स्ट्रा पढ़ोगे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। पहले जितना सामने है उतना पढ़ो। और क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस फिर बहुत ज़रूरी है। कोर्स हो जाने के बाद यू मस्ट रीड इट इन डेप्थ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन की जो अपनी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, कुछ लोग उसको प्री बोर्ड के चक्कर में अटेंड नहीं करते हैं, बट आप बाद में करें या पहले करें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे वो क्वेश्चंस करें। दे आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है।